तो आज हम लोग जो बचा हुआ पार्ट है हाई कोर्ट का, उच्च न्यायालय का, वो आज ख़त्म करेंगे। जितना तक पढ़ चुके थे उससे आगे की कहानी आज शुरू होगी और वो है ट्रांसफ़र ऑफ द जजेस, न्यायाधीशों का स्थानांतरण। तो इसमें जो बातें कही गई हैं आर्टिकल 222 में, वो ये कि दो क्लॉज दिया गया है। एक वेलफेयर ऑफ द पीपुल और दूसरा क्लॉज जो दिया गया है वो फॉर जस्टिस। यानी लोगों के कल्याण और न्याय हेतु ये दो शर्त है। अगर ये दो प्रपोजल हो, यानी लोगों के कल्याण के लिए ये जरूरी हो, नेसेसरी हो कि एक जज का ट्रांसफर किया जाए, या जस्टिस के लिए जरूरी हो, न्याय के लिए जरूरी हो कि एक जज का ट्रांसफर किया जाए, तो ऐसी परिस्थिति में ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, लेकिन इस ट्रांसफर के बारे में 1977 में एक बात कही गई कि यह जो ट्रांसफर होगा वो जजेस के इंसल्ट करने के लिए नहीं होगा। उसको अपमानित करने के लिए आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, या दूसरा शब्द कि पनिशमेंट के लिए नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट को ये लगा कि अमुक जज, फिक्स जज ने गलत काम किया है तो उसको दंडित किया जाए। तो 77 में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय था कि आप अपमानित करने के उद्देश्य से, इंसल्ट करने के उद्देश्य से, या दंड देने के उद्देश्य से, पनिशमेंट के उद्देश्य से आप जजेस का ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसके पीछे जो थ्योरी थी, जो सिद्धांत था, वो ये कि जुडिशियरी सुप्रीम होती है। ये माना जाता है कि जुडिशियरी को अगर लिबर्टी नहीं दिया जाए, जुडिशियरी को यदि स्वतंत्रता नहीं दिया जाए, तो फिर न्याय की हत्या हो जाएगी। तो ऐसी परिस्थिति में यदि जजेस के दंड का प्रावधान कर दिया गया, या ट्रांसफर पनिशमेंट के उद्देश्य से किया जा रहा है, तो इसका अर्थ ये होता है कि आप जजेस को काम करने से रोक रहे हैं, न्यायालय पे प्रतिबंध लगा रहे हैं, क्योंकि फिर जजेस जो है निर्भीक होकर करके, निडर होकर के न्याय नहीं कर पाएंगे, और इस कारण से जो है वो उसकी हत्या हो जाएगी। किसकी? जजेस की। अब देखिए 1977 के बाद फिर 1993 का एक समय आता है, और इस समय में सुप्रीम कोर्ट ने, अपेक्स कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने जो बातें कही वो इससे थोड़ा बढ़कर कहा। ठीक है, और इस समय 1993 में जो अपेक्स कोर्ट ने कहा, वो इतना से काम चल जाएगा ना आप लोगों का? जैसे से लिख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं ना किसी को? आप सेंटेंस मेकिंग कर लेंगे ना? ठीक है। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही वो ये कि साहब, इनका जो ट्रांसफर होगा वो प्रेसिडेंट स्वयं नहीं करेगा, बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कंसर्न से, यानी सहमति से करेगा। अभी तक ये वेग था। राष्ट्रपति जो है
वो सिर्फ ये दो चीजों को ध्यान में रखता था। अब 1993 का जो जजमेंट आया उसमें कहा गया है नहीं, ट्रांसफर जो है आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सहमति से करेंगे, और ये जो चीफ जस्टिस होगा इसमें 2 जज और शामिल होंगे, ये भी खुद अपना फैसला नहीं कर सकता है। यानी 3 मैन जजेस होंगे और उनका सामूहिक फैसला होगा या बहुमत से फैसला होगा, मेजॉरिटी से, और तब जाकर के जजेस का ट्रांसफर किया जाएगा। अब इसमें एक बात और है कि जो यहां प्रोविजन था पनिशमेंट का या दंड का, तो इस पर इस कंसर्न से संबंधित यदि कोई एक्टिविटी होती है, यानी यहां पर एक्टिविटी का मतलब कि ट्रांसफर होता है, ठीक है, यानी ट्रांसफर जज का कर दिया जाता है, तब इसका प्रोविजन एक किया गया 1993 में ही कि इसका रिव्यू हो सकता है। यानी ये जो ट्रांसफर हुआ है ये पनिशमेंट करने के लिए हुआ है कि नहीं, इस बात का क्या होगा, रिव्यू होगा, पुनर्विलोकन होगा। कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। अब रिव्यू में एक शर्त है कि जो संबंधित जज है यानी रिलेटेड जज है, इसके अपील पर ही की जा सकती है। यानी ऐसा नहीं कोई उसके बदले में दूसरा व्यक्ति रिव्यू करने के लिए कहेगा, या सुप्रीम कोर्ट स्वयं संज्ञान सुओ मोटो एक्शन ले ले, ऐसा नहीं है। जिस जज का ट्रांसफर किया गया है उसको यह अधिकार दिया गया है कि यदि आपको लगे कि हमारे ट्रांसफर का एम्स या उद्देश्य पनिशमेंट है, तो वो जज सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमें पनिशमेंट के लिए किया गया है, और वो केस चलेगा, उसमें फैसला होगा, देखा जाएगा कि पनिशमेंट के लिए किया गया है कि नहीं। क्लियर? अब देखिए 1998 में इसमें हुआ था 3rd जजेस केस, याद होगा आपको। तो इसमें एक फैसला है, और भी बहुत सारे फैसले थे। इसमें क्या फैसला किया गया कि अब जो ट्रांसफर होगा, जज का जो ट्रांसफर का जो मामला होगा, उसमें इसके हेतु एक प्रकार का कहिए कमिटी बनेगी, और इस कमिटी में कौन कौन लोग शामिल होंगे वो जरा देखिए। एक जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद होंगे। दूसरा में 4 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का होगा, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो 4 सीनियर जज होगा वो इसका मेंबर होगा, और 2 जजेस, 2 जज ऑफ रिलेटेड हाई कोर्ट, जिससे संबंधित है वो जज, जिस हाई कोर्ट से उसके 2 जज शामिल होंगे। 2 जज माने वहां का चीफ जस्टिस। तो रिलेटेड का मतलब क्या है? जहां पहले काम कर रहा था, और दूसरा जहां उसका ट्रांसफर किया गया। तो ये दोनों जगहों के चीफ जस्टिस इस कमिटी में शामिल होंगे, और ये कमिटी जब मेजॉरिटी से फैसला लेगी, ठीक है, जब बहुमत से फैसला लेगी, यानी डिसीजन करेगी, निर्णय लेगी, तभी उस जज का ट्रांसफर होगा। लेकिन वो ट्रांसफर होने के बावजूद भी उस
का जो ये रिव्यू वाला पावर है उस जज का, वो अभी भी यहां भी बना रहेगा। बात समझ में आई? हाँ, वो रिव्यू का उसका अधिकार ऐसा नहीं है कि जो 93 में दिया गया था वो 98 में खत्म हो जाएगा। रिव्यू का राइट उसका 98 के जजमेंट के बाद भी बना रहेगा। तो ये पूरा पढ़ाने के बाद अंत में फिर आपसे हम कहना चाहते हैं वो ये कि ऐसा प्रोविजन इसलिए किया गया है कि ट्रांसफर हो तो लोक कल्याण के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए, या फिर लॉ के लिए, मतलब कानून के सम्मान के लिए। मान लिया जाए कहीं वास्तव में जज नहीं हो या बहुत क्रिटिकल केसेस वहां हो जहां वही जज पूरा कर सकता हो, ये सब सर्कमस्टांसेस जब आए तभी आप, यानी एक सम्मान के तहत उसका ट्रांसफर आप कर रहे हैं कि भाई आपको जो ट्रांसफर कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि वहां पब्लिक वेलफेयर की ज्यादा जरूरत है, वहां के उस स्टेट्स के लोगों को अधिक न्याय की आवश्यकता है, और दूसरा ये कि वहां जजमेंट में लेट हो रहा है इसलिए आपको वहां भेजा जा रहा है। तो अगर ये कह करके, जैसे हम टीचर हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं और हमको ये बोल दिया जाए कि देखिए इस बैच का लड़का आपसे संतुष्ट नहीं है इसलिए आप इसको मत पढ़ाइए, दूसरा बैच दे रहे हैं, तो ये हमारा क्या हुआ? दूसरा बैच देना अपमान हुआ, दंड हुआ। लेकिन वही कहा जाए कि ये बहुत इन लोग आपसे प्रभावित है इसलिए दूसरा बैच मेरा जम जाए, इसीलिए आप यहाँ नहीं, आप वहाँ जाकर क्लास ले लीजिए, ताकि जिस तरह से ये बैच जमा है उसी ढंग से उस सेक्शंस का भी बैच, उस ब्रांच का भी बैच जम जाए। और ये बात अगर कह करके हमारा ट्रांसफर कहीं किया जा रहा है तो ये क्या होगा? हमारे लिए सम्मान की बात है। तो ठीक यही सरकमस्टांसेस हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफर में है कि उसका इंसल्ट या पनिशमेंट के लिए ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है, बल्कि उसके सम्मान के लिए ट्रांसफर किया जा सकता है। माने उसके ट्रांसफर में उसका सम्मान झलकना चाहिए। हम समझते हैं कि पूरी बात समझ गए? लिखना है लिखिए कि बढ़े आगे। ये एक एक्सेप्शनल केस है, ऐसा नहीं कि बराबर जज का ट्रांसफर होता है। हाँ, ये इतना नहीं, अब लास्ट में तो ये वाला है ना, अब जो ट्रांसफर होगा राष्ट्रपति करेगा तो बिना, एक तरह से ये कॉलेजियम सिस्टम है। जिस तरह से अपार्टमेंट में कॉलेजियम सिस्टम आपने देखा, तो इसमें उस अपार्टमेंट वाले कॉलेजियम सिस्टम से ये और बड़ा कॉलेजियम सिस्टम है। क्योंकि अपार्टमेंट वाले कॉलेजियम सिस्टम में सिर्फ चीफ जस्टिस एंड 4 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट शामिल थे, और दूसरा कि उसमें रिव्यू की प्रोविजन नहीं था। लेकिन यह है कि 4 जजेस के अलावा उन हाई कोर्ट के भी 2 जजेस को इसमें शामिल किया गया है जिससे रिलेटेड केस है ट्रांसफर का, और प्लस इसमें जुडिशियल रिव्यू का भी प्रोविजन दिया गया है। तो इसलिए ये जो कॉलेजियम सिस्टम है ये अपार्टमेंट से भी ज्यादा मजबूत है। ठीक है? कॉलेजियम का अगर हिंदी में आप ये कहें तो न्यायिक समूह उसका हुआ, और किसी नियुक्ति में एकाधिकारी प्रवृत्ति दिखाने के लिए जो पद्धति अपनाई जाती है उसी को हम लोग कॉलेजियम, ये न्यायिक समूह कहते हैं, यानी कोई बाहरी हस्तक्षेप ना हो। मतलब जो जज है वो कहीं ना कहीं अपॉइंट होगा। हाँ, नहीं, वहां का चीफ जस्टिस बैठेगा, वो जो जिसका ट्रांसफर हुआ है वो नहीं, जो चीफ जस्टिस ऑफ रिलेटेड हाई कोर्ट है वो बैठेगा। ठीक है, अपना सुधार लीजिएगा। किसको हटा देना चाहिए? हाँ, देखिए जजमेंट आया है, ठीक है, देखेंगे जब पढ़ाएंगे तब।
अभी हम उस पर कुछ कमेंट नहीं कर सकते। आपका क्या स्टडी हमको पता नहीं है, इसलिए उस पर मेरा कोई कमेंट फिलहाल नहीं होगा। जब हम पढ़ाते हैं तब उसमें सब स्टडी करके आते हैं, सब जांच परख करके आते हैं, और उसमें बात कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसको मिटाए कि फिर चेंज कर लीजिए, नेक्स्ट पेज कर ले। अब देखिए साहब, अगला जो टॉपिक होगा वो होगा अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। यानी कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। न्यायाधीश की नियुक्ति, इसका जो प्रोविजन किया गया है वो आर्टिकल यानी अनुच्छेद 223 में किया गया है। ठीक है, तो इसका जो राइट्स दिया गया है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की, वो राष्ट्रपति को दिया गया है। किसको? प्रेसिडेंट को। अब प्रेसिडेंट को दिया गया है, तो आखिर प्रेसिडेंट किस सर्कमस्टांसेस में, किस परिस्थिति में, हिंदी भी लिखते चले, किस परिस्थिति में जो है वो ट्रांसफर करेगा। तो पहला जो परिस्थिति है कि वैकेंट द पोस्ट, अगर पद खाली हो, पद खाली है कि रिजाइन कर दिया है, मृत्यु हो गई है या कार्यकाल खत्म हो गया है, कोई भी स्थिति होगो, और कॉलेजियम ने अभी तक रिकमेंडेशन नहीं किया है या रिकमेंडेशन कर दिया है तो सरकार ने या राष्ट्रपति ने उसको लागू नहीं किया है, मतलब अपॉइंटमेंट लेटर नहीं निकाला है, और एब्सेंट ऑफ सीजे कोई हाई कोर्ट काम कर नहीं सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर उसका पद रिक्त है, एब्सेंट है, तो कार्य और देरी है अभी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में किसी भी कारण से, तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति उसी कोर्ट के कोई सीनियर जज का किया जाएगा, दूसरे कोर्ट का नहीं। दूसरी परिस्थिति जो है वो ये कि यदि जज जो है छुट्टी पर हो और वो छुट्टी जो है इंडिफिनिट हो, अनिश्चित काल के लिए हो, पता नहीं कि वो कब लाएगा। ऐसा कब होता है? बहुत बीमार हो और बीमारी का ठीक होने का पता ना हो कि कब है, तो वो सर्टेन लीव नहीं लेगा, अनसर्टेन लीव लेगा कि भाई जब हम ठीक हो जाएंगे तब हम आएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में जो है वो एक्टिंग चीफ जस्टिस की नियुक्ति प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति कर सकता है। और तीसरा सरकमस्टांसेस या परिस्थिति जो है वो ये है कि अनेबल टू वर्क, अनेबल टू वर्क,
यानी काम करने में सक्षम वो नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में भी वो प्रेसिडेंट एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट की नियुक्ति कर सकता है। असक्षम, देखिए हो गया ना, कोई भी परिस्थिति हो सकती है, बीमारी ही ज्यादा मान करके चलिए, या कोई अपना फैमिलियर कोई वर्क हो, वो लिख के दे दे कि हम अभी अनेबल हैं, हम काम नहीं कर सकते, उससे नहीं पूछा जाएगा कि आपकी अनएबिलिटी क्या है, आपकी असक्षमता क्या है। जब आप नियुक्त कर दिए एक बार, तो जब तक वो 62 वर्ष का नहीं हो जाता है उसका कार्यकाल पूरा, तब तक आप उसको नहीं हटा सकते, वो भी एक दंड माना जाएगा, और जज को आप दंड नहीं दे सकते हैं। जुडिशियरी की इंडिपेंडेंसी के लिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए सारे प्रोविजंस किए गए हैं, ठीक है। अब देखिए, इसमें जो प्रेसिडेंट फैसला लेगा, क्या वो फैसला वो खुद ले सकता है? नहीं, विद द कंसर्न ऑफ किसके? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वास्तव में यही काम करता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सिर्फ उस पर मुहर लगाता है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सारे हाई कोर्ट के का नियंत्रण करता है, कंट्रोल करने वाला है। आपको पता होना चाहिए कि नियुक्ति, पदोन्नति अपने कर्मचारियों का, न्यायाधीशों का, ये उसका एब्सोल्यूट राइट्स है, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। चूंकि अपॉइंटिंग अथॉरिटी, नियुक्त करने वाला प्राधिकार राष्ट्रपति है, उसके साइन से नियुक्ति होती है, इसीलिए जो है उसका यहाँ पर सम्मिलन आपको देखा जाता है। वास्तविक बात है कि सारा फैसला कौन लेता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और यहाँ भी कॉलेजियम सिस्टम काम करती है, वो अकेले फैसला नहीं लेगा। तो ये तो हो गया कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। उसके बाद दो और है न्यायाधीश जो एक ही में है, उसको बोलते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल कार्यकारी, ठीक है, ऐसे नहीं, इसको थोड़ा चेंज करते हैं, एडिशनल नहीं, ठीक तो था। एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस, ठीक है। एक्टिंग जजेस यानी कार्यकारी और अतिरिक्त न्यायाधीश। यहां मुख्य न्यायाधीश था ना, यहां हो जाएगा कार्यकारी और अतिरिक्त न्यायाधीश।
की नियुक्ति। ठीक है, इसका जो वर्णन है वो 224 में है। अगर आर्टिकल की बात करें, हाँ दोनों एक ही में है, आर्टिकल 224। में थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, हम दोनों का अलग अलग करके आपको दिखला देते हैं। अगर कार्यकारी का यानी एक्टिंग का है, और दूसरा क्या है एडिशनल यानी अतिरिक्त का है। ये दो नामकरण जो जजेस का है उसके पीछे काउज क्या है वो पहले देख लीजिए। कार्यकारी किस परिस्थिति में होगा, कि इफ एनी एक्टिंग जज is absent, अगर कोई काम कर रहा जज एब्सेंट है, ठीक है, तो जितना दिन तक वो एब्सेंट है वो उतने दिन के लिए एब्सेंट पीरियड में ये एक्टिंग जज नियुक्त होगा। मान लिया 1 महीने के लिए है, 2 महीने के लिए, 1 साल के लिए, तो क्या होगा, उसके जगह पर एक्टिंग जज नियुक्त हो जाएगा। इसका दूसरा है कि वो एक्टिंग जज जो होगा वो 62 वर्ष के पहले तक उस पर ये नियम लागू होगा कि जब तक वो नहीं आ जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि जो जज साहब थे, काम कर रहे थे, उनका 4 साल काम बचा हुआ है, और एक्टिंग जज जिसको नियुक्त किया गया है, कार्यकारी न्यायाधीश, उसका पीरियड ही 6 महीना बचा हुआ है, यानी वो 61.5 वर्ष का हो चुका है, और वो जो जज साहब गए हैं वो अभी 1 साल बाद आएंगे, तब वहां पर ये नहीं लागू होगा उसका पीरियड कि जब तक वो एब्सेंट रहे तब तक। इसमें 2 क्लॉज के, पहला तो क्लॉज ये है कि जब तक वो एब्सेंट रहे तब तक वो एक्टिंग जज के रूप में काम कर सकता है, लेकिन शर्त है कि वो 62 वर्ष का नहीं हुआ। अगर काम करते हुए उस एक्टिंग जज का 62 वर्ष की आयु हो चुका हो, तब फिर उसके जगह पर दूसरा आएगा। हाँ, उसको रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। जस्ट मिनट। और इसमें एक बहुत बड़ी बात है कि किनको चुना जाएगा। तो यहां पर आर्टिकल 224 ये कहता है कि जो हाई कोर्ट के जज बनने के योग्य है। ऐसा नहीं कहा गया है कि हाई कोर्ट के ही किसी जज को या सुप्रीम कोर्ट के ही किसी जज को। हाई कोर्ट के जज को तो कहा ही नहीं जा सकता, इसलिए कि वही तो कमी है, वहीं का तो भागा है, और सुप्रीम कोर्ट का जज ऊपर से नीचे तो आएगा नहीं। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये बातें जो कही जा रही हैं कि जो हाई कोर्ट के जज बनने के योग्य है, वो इन दोनों से नीचे वाले की बात की जा रही है। मतलब वो भारत का नागरिक हो, 10 वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर रह चुका हो, या 10 वर्ष तक हाई कोर्ट का अधिवक्ता रह चुका हो, तो ये शर्त जो दोनों पूरा करेगा, उसी में से एक्टिंग जजेस ऑफ हाई कोर्ट नियुक्त होगा। अब आप बोलिए क्या पूछ रहे थे?
हाँ, पूरी सुविधा मिलेगी, ऐसा थोड़ी है। जो एक बार कोई पद धारण कर लेता है और उस पद की जो भी विशेषाधिकार है, प्रिविलेज है, उस सभी विशेषाधिकारों, सभी प्रिविलेज का वो जज इस्तेमाल करता है। ठीक है। अब आइए यहां की अतिरिक्त या एडिशनल जज का सरकमस्टांसेस क्या है। वहां सरकमस्टांसेस था कि जो काम करने वाला जज है, जो एक्टिव जज है, वो एब्सेंट है, इसलिए किया जा रहा है। यहां सरकमस्टांसेस है कि एक्स्ट्रा वर्कलोड है, एक्स्ट्रा वर्क लोड है। जैसे केस की संख्या बढ़ गई है, जजेस उतना ही है लेकिन केस की संख्या बढ़ गई है, या फिर उस कोर्ट के जो जज की कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी उतनी नहीं है कि वो अतिरिक्त केसेस को देख सके। तो ऐसी परिस्थिति में एक्स्ट्रा वर्कलोड अगर पड़ गया, तब जो है वो अनुच्छेद 224 में ही है कि एडिशनल जज यानी अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त होगा, और ये जो एडिशनल जज नियुक्त होगा इसका पीरियड होगा। अब वो पीरियड क्या होगा, तो 2 साल। कितना, 2 इयर्स, यानी 2 साल के लिए एडिशनल जज नियुक्त होगा। इसको भी सारे प्रिविलेज होंगे, सारे चीज होगा, और इसकी भी योग्यता क्या होगी कि जो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का जज बनने के योग्य हो, जो इस पर लगेगा। तो आर्टिकल 224 में इस तरह की बातें की गई है। तो थोड़ा माइनर डिफरेंस है दोनों में, और इस डिफरेंस को आप अपने मस्तिष्क में हमेशा रखें, दिमाग में रखें, क्योंकि ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिसको ध्यान में नहीं रखने से क्वेश्चंस का आंसर गलत हो जाता है। तो आप इसको सेंटेंस की तरह बनाना है, बना लीजिए, और जैसे लिखना है लिखिए। हाँ, पावर में कोई फर्क नहीं पड़ता, पावर एंड फैसिलिटीज सेम रहेगा, सिर्फ पीरियड का अंतर होगा। और ये भी हाई कोर्ट का न्यायाधीश ही माना जाएगा। आगे एक और जज बता रहे हैं, तो उसमें आपको पता चलेगा कि ये सब जो क्वेश्चन एराइज कर रहे हैं वो उसके साथ लागू होगा। जब उसको पढ़ा देंगे तो आप बाइफिरकेट कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए, यही ना बात है, इसी चीज को हम बता रहे थे। आप एब्सेंट, आप क्लास में थे। इसकी क्वालिफिकेशंस क्या होगी, तो जो हाई कोर्ट के जज बनने के योग्य हो। तो हाई कोर्ट का जज बनने के लिए तो एक शर्त तो जनरल है कि ही इज द सिटीजन ऑफ इंडिया, लेकिन बाकी उसके नीचे वाला 2 कि वो 10 साल तक न्यायिक पद पर रख चुका हो। तो न्यायिक पद पर डिस्ट्रिक्ट और हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में न रहेगा, या 10 वर्षों तक अधिवक्ता हो। तो अधिवक्ता या तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का रहेगा या फिर हाई कोर्ट का रहेगा। दोनों जज बनने के लिए सर, एडिशनल और एक्टिंग दोनों के लिए ये शर्त है। और ये बात तो हम बता चुके थे बिना आपके पूछे हुए, लेकिन आप उस समय एब्सेंट होंगे, मतलब शारीरिक रूप से उपस्थित हो और मानसिक रूप से जो है वो अनुपस्थित होंगे, इसलिए ऐसा होता है। खैर कोई बात नहीं है। जो वेतन जजेस का फिक्स है, जैसे मुख्य न्यायाधीश का हाई कोर्ट का कितना 2,50,000 था, तो जो पहले वाले पढ़ा है उस पर जो रहेगा उसको 2,50,000 मिलेगा। बाकी अन्य न्यायाधीशों के लिए 2,28,000 था, पढ़ाया ना भाई वेतन। तो इस जितना पढ़ा रहेंगे सबको 2,28,000 मिलेगा। क्लियर। कम का जितनी अपवाद जो है वो इसके बाद आ रहा है, एक्सेप्शनल केसेस जो हैं वो इसके बाद आ रहे हैं। बढ़े आगे।
नहीं सर, ये फिक्स है और संचित निधि भारित है, बाकी अन्य सुविधाएं हैं। जब तक संसद ना चाहे तब तक उसका वेतन इतना ही है। वेतन बढ़ाने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को स्वयं नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड सुप्रीम कोर्ट के अंडर में नहीं आता है। भारत की संचित निधि संसद के अधीन आता है और उसमें कौन व्यय भारित होगा, कौन आय उसमें शामिल होगा, ये फैसला जो है वो पार्लियामेंट करती है। तो इसीलिए ये अधिकार, पैसे वाला अधिकार, हाँ अपने इसकी नियुक्ति कर सकता है कर्मचारियों की, अधिकारियों की, और भाई इतना खर्च होगा ये सूचित कर सकता है, लेकिन उस अधिकारी और कर्मचारी का व्यय को भारित वो नहीं कर सकता संचित निधि पर, भारित पार्लियामेंट कर देगा। लेकिन एक बार भारित हो गया संचित निधि पर, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के अधिकारियों, कर्मचारियों या न्यायाधीशों का वेतन भत्ता अन्य चीज, तो उसमें संसद कटौती नहीं कर सकती। ये बाउंडेशंस है, ये निर्बंधन है, उसमें वृद्धि कर सकती है लेकिन कटौती नहीं कर सकती है। अब बात समझ में आई? आगे हाँ 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 मिटा है ना, जुडिशियरी में कोई रिजर्वेशन नहीं है। जो भी रिजर्वेशन एग्जीक्यूटिव में है। अच्छा कि आप क्वेश्चन कर लिए। जुडिशियरी में कोई रिजर्वेशन नहीं है, सब रिजर्वेशन एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव में भी रिजर्वेशन है। जैसे पार्लियामेंट में जो लोअर हाउस है लोकसभा, उसमें SC ST के लिए सीट रिजर्व है। स्टेट असेंबली में जो है वो SC ST के लिए, पहले एंग्लो इंडियन के लिए भी सीट रिजर्व था, लेकिन उसको जो है 2019 में जो है उसका समाप्त कर दिया गया। तो जो भी रिजर्वेशंस है वो एग्जीक्यूटिव में है, लेजिस्लेटिव में है, जुडिशियरी में कोई रिजर्वेशन नहीं है। हालांकि इसकी मांग एक लंबे समय से चलती आ रही है, ये भी अपने आप में वास्तविकता है। क्या चीज बर्थडे? हाँ हाँ, आप लोगों को छुट्टी नहीं है, बताइए। अब इस तरह के अपॉइंटमेंट में जो लास्ट बचा है कि अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जज as a judge of high court। ठीक है, इसका हिंदी क्या होगा? अवकाश प्राप्त न्यायाधीश का उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना। ठीक है, इसमें आपको उन प्रश्नों का उत्तर मिलेगा जो भी आप कर रहे थे। इसका जो प्रोविजन है वो अनुच्छेद 224 के 224A में, इसमें कहा गया है कि जो सर्कमस्टांसेस का वर्णन है उसमें सर्कमस्टांसेस में बताया गया है कि वर्कलोड, अगर कार्याधिक हो जाए, कहाँ?
हाई कोर्ट में कार्याधिक के बहुत सारे आधार हैं। एक एक्सेस ऑफ वर्क या एक्सेस ऑफ केसेस, ठीक है, और दूसरा परिस्थिति ये हो सकता है कि शॉर्टेज ऑफ द जजेस, काम का अधिक हो जाए या जजेस की कमी हो जाए, ठीक है। तो अभी तक जितनी नियुक्तियां हो रही थी वो सब का सब राष्ट्रपति विद द कंसर्न ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कर रहा था। जो 3 प्रकार के जजेस की नियुक्ति हमने बताई है आपको, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट, एडिशनल जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट और एक्टिंग जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट, और ये जो हम लोग ले रहे हैं रिटायर्ड जज ऑफ एनी हाई कोर्ट। तो इसमें क्या है, सर्कमस्टांसेस है दो, एक एक्सेस ऑफ केसेस, केस का अधिक होना, और दूसरा शॉर्टेज ऑफ जजेस यानी न्यायाधीशों की कमी होना। इन दोनों परिस्थितियों में, इस सर्कमस्टांसेस में रिलेटेड जो हाई कोर्ट है, रिलेटेड हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है, यानी चीफ जस्टिस ऑफ रिलेटेड हाई कोर्ट, वो फैसला करेगा। ये अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस या प्रेसिडेंट का कोई दखल नहीं है। हाई कोर्ट के जज को लगेगा कि हमारे यहाँ बहुत सारे जजेस नहीं हैं जितना होना चाहिए, और जो केसेस हैं काफ़ी बढ़ गए हैं दोनों किसी स्थिति में, तो वो रिटायर्ड जज, अब रिटायर्ड जज वो हो ही गया है, तो इसका मतलब ये है कि वो योग्य होगा, और प्लस ये सब बैरिकेटिंग उस पर नहीं होगी कि 62 साल का है कि 60 साल का है। स्वाभाविक रूप से या तो 62 साल का होगा या 65 साल से अधिक का होगा, ठीक है। लेकिन ये अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, लेकिन ये कंसर्न लेगा, सहमति लेगा। ये कंसर्न यानी सहमति लेगा। सहमति जो लेगा वो 2 से लेगा। कितना से? 2 से। एक द प्रेसिडेंट, और दूसरा कौन? नहीं, यही आप जो रिलेटेड पर्सन है, यहां पर रिलेटेड पर्सन का मतलब जो रिटायर्ड जज है जिसको अपॉइंट करना है। भाई उसे सहमति लीजिएगा तब ना। हो सकता है कि वो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं हो सकता है वो इंटरेस्टेड नहीं हो कि अब हम रिटायर हो गए, अब आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे। ये हो सकता है उसकी और कोई लायबिलिटीज हो जिसको रिटायरमेंट के बाद करना चाह रहा हो, तो इसलिए उसको उससे सहमति लेना जरूरी है, और प्रेसिडेंट को सूचित करना जरूरी है, क्योंकि बिना प्रेसिडेंट के नॉलेज में आप नहीं कर सकते, वही अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। तो जब ये दोनों की सहमति हो गई, कंसर्न हो गया, तब जो है रिलेटेड जज जो है वो ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट कर देगा, नियुक्त कर देगा। अब जब नियुक्त हो गया तो प्रश्न ये उठता है कि उसकी सैलरी क्या होगी? तब विच वाज सेटल्ड बाय कौन? विच वाज फिक्स्ड बाय, नहीं वाज नहीं, विल बी, विच विल बी fixed by the President of India. The President of India, यानी उसका वेतन वो नहीं होगा 2,28,000, बल्कि उसका वेतन ये होगा रिटायर्ड वाले का
कि जो भारत के राष्ट्रपति नियत कर दें। बात समझ में आ रही है? दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, इसको अधिकार तो सारे जजेस का होगा वो न्याय देने के क्षेत्र में, लेकिन ये जो होगा यानी अवकाश प्राप्त जज, जैसे सुप्रीम कोर्ट में था, ही विल नॉट बी पार्ट ऑफ हाई कोर्ट, यानी वो हाई कोर्ट का भाग नहीं होगा। जजेस के लिस्ट में जो नाम होता है उसमें इसका नाम नहीं होगा, ये नहीं माना जाए कि हाई कोर्ट का जज है, लेकिन सारे अधिकार इसको वही होंगे न्याय करने के क्षेत्र में या सुविधाओं के क्षेत्र में। जो अन्य जजेस से गाड़ी मिलेगा आने जाने के लिए, बॉडीगार्ड मिलेगा सुरक्षा के लिए, या अन्य खाने पीने की सुविधा जो होती है वो सब मिलेगा, लेकिन ही विल नॉट एक्सेप्टेड एज ए जज ऑफ द हाई कोर्ट। उसको उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। बात समझ में आई? तो अपॉइंटमेंट के संबंध में चीफ जस्टिस से लेकर के रिटायर्ड जस्टिस तक का जितनी चीजें थी वो मैंने आपको बता दी। अब इसको जल्दी कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, वहाँ जो लिस्टिंग होती है ना उसमें नहीं रहेगा। कोई भी फैसला हो सकता है, हाँ कोई भी फैसला हो, वो माना नहीं जाएगा कि ये हाई कोर्ट का जज है। उपस्थित तो रहेगा भी, फैसला तो लिखेगा, ऐसा थोड़ी है कि नहीं लिखेगा, लेकिन वो हाई कोर्ट का जज नहीं माना जाएगा, ये कहने का अर्थ है। हो गया साहब, सब लिख लिए? आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे पढ़ाने से आप भी सोचते हैं कुछ, और बहुत ज़्यादा फास्ट चलते हैं तो पढ़ने वाला भी सोच नहीं पाता है कि आखिर हमको प्रश्न क्या करना है, हम समझे कि नहीं। आप भी इस तरह से 1-2 मिनट या सेकंड में जो आपको समय मिलता है तो आप रिकॉल करते हैं या उस मुद्दे पे सोचते हैं, और इस ढंग से ग्रेजुअली बढ़ते हैं तो आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाता है। तो जो आज का पढ़ाने का स्टाइल है एकदम रेलगाड़ी की तरह बहुत स्पीड में, उससे प्रभावशीलता तो रहती है, दूसरे को देखने में अच्छा लगता है बकबक कर रहा है बहुत स्पीड से, लेकिन जो रिजल्ट है उसका, जो आउटकम है वो बहुत अच्छा नहीं रहता है। और बहुत आराम आराम से समझिए और सुनिए, तो उससे जो है फ़ायदा ये होता है कि साहब आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, बीच बीच में आपको मौका मिलता है प्रश्न करने का, कन्फ्यूजन्स क्लियर करने का, तो उसमें लाभ होता है। और फिर आपको बोल रहे हैं कि अपना नोट्स बनाइए। पढ़ने की 2 पद्धतियाँ, आमतौर पे जो कोचिंग्स में क्लास होता है वो हम देखे हुए हैं, चाहे पीसीएस का हो चाहे जीएस का हो, बस 5-10 मिनट टीचर बोला और उसके बाद अपना डायरी खोला और लिखो, और इतना स्पीड से लिखाता है कि लड़का थक जाता है लिखते लिखते, बहुत सा का छूट रहा है। अब खत्म हो गया तो एक दूसरे से पूछ रहा है कि इसके बाद क्या था, इसके बाद क्या था, और इसके वजह से उसको लग रहा है कि हाँ हम पढ़े हैं। लेकिन अगर उसे पूछिए कि क्या पढ़े हैं तो शायद टॉपिक भी नहीं बता पाए कि कौन सा टॉपिक पढ़े हैं, और अंदर की बात तो छोड़ दीजिए। और फिर घर पर जाकर के क्या कर रहा है, उसको फेयर कर रहा है। कोई बोलेगा नहीं, लेकिन वो फेयर करेगा कि ठीक से तो लिखा हुआ है नहीं, बाद में पढ़ेंगे क्या। तो किसी कोचिंग में अगर एडमिट हुआ, वो एडमिशन लिया,
तो उसका समय इसी में पूरा साल भर या 2 साल जो व्यतीत किया रहा। अब जब कोर्स कंप्लीट हो गया तब उसकी अपनी पढ़ाई शुरू हुई। एक ये टेक्निक्स है जो आमतौर पे चलता है, और दूसरा वो टेक्निक है जो हम लेके चल रहे हैं कि आपको टॉपिक को बहुत इनलार्ज करके समझा रहे हैं, बता रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि इसका होमवर्क घर से करके लाइए। तो इससे बेनिफिट आप ही को है 100%, कि आप टॉपिक भी पूरा समझ जा रहे हैं, लिख के लाएंगे तो राइटिंग कैपेसिटी भी आपकी अच्छी रहेगी। और दूसरी बात, उस दरमियान में, उस बीच में आपको अपनी ये कमी महसूस होगी, कौन सा सेक्शन इस टॉपिक का हम नहीं समझ पाए, तो उसको आप बाद में क्लास डिस्पर्सल के बाद, ये दौरान क्लास ही आप उसको एक्सप्लेन करवा सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो इस ढंग से आप पढ़ेंगे तो आपका कोचिंग में ही बहुत सारा सेक्शंस या बहुत मतलब अपनी तैयारी का एक अच्छा खासा परसेंटेज आप कंप्लीट करके रहेंगे। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए जो टेक्निक्स है उसके मुताबिक पढ़िए, समझिए तो ज़्यादा बेहतर है। अब देखिए अगला टॉपिक हम लेते हैं कि प्रोविजन of liberty for the High Court. For the High Court. ठीक है? उच्च न्यायालय के स्वतंत्रता हेतु प्रावधान। इसकी जरूरत क्यों है? इसकी जरूरत इसलिए है कि ये डर है कि जो कार्यपालिका है या व्यवस्थापिका है, लेजिस्लेटिव है या एग्जीक्यूटिव है, तो डर है कि लेजिस्लेटिव यानी व्यवस्थापिका ऐसे कानून का निर्माण कर दे जिससे जनता के अधिकारों का हनन हो या लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ हो या संविधान के मूलभूत आत्मा के खिलाफ हो। दूसरा ये कि कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव से भी ये डर है कि वो जनता के अधिकारों को छीन ले, ऐसा काम करे जो संविधान के विरुद्ध हो। तो ऐसी परिस्थिति में इसको रोकने वाला कौन हो? अगर इसको रोकने वाला कोई नहीं होगा तो फिर लोकतंत्र या लोकतांत्रिक व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। तो जो व्यवस्था आपने एस्टैब्लिश किया है, बनाया है, वो व्यवस्था बना रहे, उसके तहत देश चले, लोकतंत्र के तहत। तो इस लोकतंत्र का, संविधान का या लोगों को संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार का जो रक्षक के रूप में सामने आता है, वो रक्षक है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। और ऐसी परिस्थिति में यदि इन दोनों संस्थाओं का, यह सम्मिलित रूप से कहें कि इंडियन जुडिशियरी को, अगर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव से नहीं बचाया गया, तो फिर न्यायपालिका, जुडिशियरी आपके संविधान के, आपके अधिकारों के या अन्य रक्षोपाय जो संविधान ने दिए हैं उसका पालन नहीं कर पाएगी और फिर आपका सारा चीज ध्वस्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, लोकतंत्र नहीं रहेगा। और इसको बचाने के लिए जरूरी है कि एग्जीक्यूटिव से भी
और लेजिस्लेटिव से के प्रभाव से भी जुडिशियरी को पूरी तरीके से आज़ाद रखा जाए, ताकि वो निष्पक्ष होकर के, निडर होकर के और स्वतंत्र होकर करके इन संसदीय या लोकतांत्रिक या मौलिक अधिकार जैसी संस्थाओं का या जैसे विचारों का सुरक्षा या संरक्षण कर सके। तो लोगों के हितों, देश के हितों और संविधान के हितों के कारण ही जुडिशियरी को इन दोनों अंगों से यानी व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से अलग ही नहीं रखा गया है, बल्कि उन्हें पूर्ण स्वायत्तता और पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो उसके प्रोविजंस है कि आखिर कैसे हम कहें कि वो स्वतंत्र है। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि जो अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है ना, जो अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है यानी नियुक्ति का जो प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया में उसके स्वतंत्रता का प्रावधान है। नियुक्ति ये सही बात है कि भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान है और व्यवस्थापिका का भी प्रधान है वो, क्योंकि सारे कार्यपालकीय आदेश उसी के नाम से, उसी के हस्ताक्षर से निकलते हैं और सारा कानून उसी के हस्ताक्षर के बाद एक अधिनियम कानून का रूप लेता है। इसलिए दोनों का हेड है और अपॉइंटिंग अथॉरिटी भी जजेस का, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, वो प्रेसिडेंट ही है। लेकिन इस मामले में हम क्या देखते हैं अपॉइंटमेंट के मामले में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कंटेक्स्ट में पूरा डिटेल से पढ़ा चुके हैं तो इसको लिख नहीं रहे हैं, दोहराव होगा। या आपको सिर्फ याद कराने के लिए, मेमोराइज कराने के लिए हम इस सेक्शंस को पढ़ा रहे हैं। जो सेम लिबर्टी का प्रोविजन सुप्रीम कोर्ट के लिए था, वही सेम जो है हाई कोर्ट के लिए होगा। तो वो एब्सोल्यूट नहीं है प्रेसिडेंट, बल्कि वो कॉलेजियम पे डिपेंडेंट है। कॉलेजियम जिन नामों का रिकमेंडेशन संस्तुति करेगा, उसी नाम को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिकमेंड करेगा और उसी नाम को राष्ट्रपति जो है ओथ दिलाएगा। सुप्रीम कोर्ट के कंटेक्स्ट में यहां वो ओथ दिलाता है राज्यपाल या फिर उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति, वो हम लोग पूर्व में पढ़ चुके हैं। और फिर इस की जब नियुक्ति हो जाती है तो वो उसकी जो अलग स्थिति है वो है सेवा शर्तें, यानी सर्विस कंडीशन। यानी सेवा शर्तें। तो जब वो नियुक्त हो जाएगा तो उसके सेवा शर्तें में किसी भी प्रकार का आप कमी नहीं कर सकते हैं। सरकार या राष्ट्रपति कमी नहीं कर सकता है। जो उसको विशेषाधिकार या जो उसको सुविधाएं दी गई हैं, जो उसका वेतन तय है, उसमें राष्ट्रपति या सरकार कोई कमी नहीं करता है। तो इसी कमी करके न उसको डरा सकता था कि देखो मेरी बात मानो, नहीं तो तुम्हारा सैलरी हम कम कर देंगे। ये तो संविधान ने पूरा रोक दिया है कि एक बार जब उसकी सर्विस कंडीशन फिक्स हो गई, सेवा शर्तें जो है वो तय हो गई, तो उसमें उसके कार्यकाल के दौरान आप कोई कमी नहीं कर सकते। वृद्धि कर सकते हैं लेकिन कमी नहीं कर सकते। उसके बाद है सैलरी based on consolidated फंड, यानी उसका वेतन जो है संचित निधि पर भारित है।
अब संचित निधि पर जिसका वेतन भारित होता है तो उसका अर्थ क्या हुआ कि संसद में उस पर मतदान नहीं होगा। बजट पारित होता है तो अगर संचित निधि पर कोई व्यय भारित है, कोई एक्सपेंडिचर भारित है, तो उसका नियम है कि उस पर कोई मतदान नहीं होगा, यानी जितना फिक्स है वो बिना मतदान के पारित हो जाए। तो इसका अर्थ ये है कि चूंकि उसका वेतन संचित भारित है न्यायाधीशों का, तो इसलिए संसद को भी उसके वेतन में कोई कटौती करने का अधिकार नहीं। हाँ, वृद्धि के लिए प्रस्ताव लाए जा सकते हैं। अगर न्यायाधीश के वेतन में वृद्धि करना है तो आप प्रपोजल ला सकते हैं, वो वृद्धि हो सकती है, लेकिन कमी आप करना चाहेंगे तो कमी नहीं कर सकते। ठीक है। अब उसका चौथा जो उसको उन्मुक्ति दिया गया है, अपॉइंटमेंट ऑफ own staff and officers. उसे अपने अधिकारियों और क्लर्कों और सेवकों ये सब के नियुक्ति करने का अधिकार खुद है। जितना भी उसको ऑफिसर्स चाहिए, क्लर्क चाहिए या सेवक चाहिए, ये सारे के सारे निर्णय करता वो खुद होगा। अपॉइंट करके वो सिर्फ राज्य सरकार को सूचित कर देगा और राज्य की संचित निधि पर, कॉन्सोलिडेटेड फंड पर वो सारा भार भारित हो जाएगा। तो ये भी नहीं राज्य सरकारें या केंद्र सरकार कर सकती हैं कि आपको साहब स्टाफ नहीं देंगे, कैसे काम कीजिएगा। तो उस मामले में भी उसको इंडिपेंडेंसी दी गई है, अनुमुक्ति दी गई है कि आप जितना चाहें अपने आवश्यकता अनुसार अपने लिए कर्मचारी और अधिकारी यानी स्टाफ एंड ऑफिसर्स की नियुक्ति कर सकते हैं। काम करने वाले जैसे जज भाई, एक बता रहे, एक वन बेंच कोर्ट है, तो वन बेंच कोर्ट है तो उसमें सबसे पहले तो एक स्टेनो होगा जो उसके माने केस को देखेगा, मतलब लिखेगा। दूसरा, स्टेनो के द्वारा लिखे गए जो कागज हैं उसके लिए टाइपिस्ट होगा जो टाइप करेगा उसको। इसके अलावा फाइल की व्यवस्था के लिए जो फाइल उसके पास पुटअप है उसको सीक्वेंस में लगाए रखने के लिए, ये सब देखभाल के लिए कि कौन किस डेट का केस है, इसके लिए 2-3 आदमी होता है। तो उसके सामने ही तो 5 या 6 आदमी बैठा रहता है। इसके अलावा पीछे में उसका अर्दली खड़ा रहता है ड्रेस पहन कर करके। हाँ, माने अर्दली का मतलब ये बोलते हैं आप उसको माने चपरासी कह सकते हैं। और फिर उसके गेट के पास आदमी रहता है। इसके अलावा उसका जो हाउस दिया रहता है तो उस हाउस में जितनी चीजें हैं, जैसे खानसामा जो खाना बनाने वाला है, या बावर्ची जिसको आप बोलते हैं, या फिर घर में जो नौकर चाकर होते हैं, उसका जो गार्डन होता है उसके लिए जो व्यक्ति होता है माली, ये सारे चीज एक जज के साथ लायबिलिटीज जुड़ी हुई है। तो ये सब जितना होगा ना वो सब स्टाफ ऑफ द कोर्ट कहलाएगा। हाँ, सुरक्षा के लिए बिहार सरकार से पुलिस जो है लेती है वो एक अलग मैटर है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट का मामला है। ठीक है। तो जैसे विधानसभा की अपनी पुलिस होती है वैसा हाई कोर्ट का अपना पुलिस नहीं होता है। तो वहां जो पुलिस मिलेगी वो राज्य सरकार की पुलिस रहेगी, लेकिन अधीन किसके रहेगी? वो
हाई कोर्ट के, ये एक दूसरा मैटर है। तो इस तरीके से स्टाफ के मामले में, कर्मचारियों के मामले में, या वहाँ बहुत सारे सेक्शन अफसर होते हैं, या ऑफिसरों का भी एक लंबा पद सोपान होता है, हायरार्की होती है। तो उस हायरार्की में जितने भी ऑफिसर्स हैं, अधिकारी हैं, वे सभी के सभी नियुक्त करने का खुद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अधिकार है, और राज्य सरकार सिर्फ उसको वेतन देती है। हाँ, सब संचित निधि से, जो कॉन्स्टिट्यूटिव फंड है उसी से। ऐसे कोई पेमेंट ही नहीं है। ब्लॉक में कोई चपरासी अगर नियुक्त है तो उसका सैलरी कंसोलिडेटेड फंड के, स्टेट कंसोलिडेटेड फंड से दे दिया जाता है। सरकार के जितने हिसाब किताब हैं, जो राजकोष है वो वही है, तो उससे इतर आप कोई पेमेंट नहीं कर सकते, वो अवैधानिक हो जाएगा, उसमें जेल चल जाइएगा। एक पैसा का भी हिसाब जो है उसके बिना कंसोलिडेटेड फंड, राज्य संचित निधि के बिना आप नहीं कर सकते, चाहे जमा करना हो चाहे निकालना हो। और उसका एजी ऑफिस देखने वाला होता है, और एजी ऑफिस का हर जगह अकाउंटेंट रहता है डिस्ट्रिक्ट में, जो उसको, जिसको रोकड़िया बोलते हैं, रोकड़िया का साइन होता है ना यहाँ, ट्रेजरी जो होता है, तो ट्रेजरी किसके अधीन रहता है? एजी ऑफिस के अधीन रहता है। उसको सारा रिपोर्ट देना पड़ता है हर वीक में कि इस मद में इतना पैसा आया, इस मद में इतना पैसा खर्चा हुआ, तो फौरन पकड़ा जाता है। अब उसके बाद देखिए कि अगला जो स्वतंत्रता का प्रोविजंस है वो है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड यानी अवमानना का न्यायालय। सबसे बड़ा स्वतंत्रता की रक्षा के लिए जो है ये अधिकार हाईकोर्ट के पास है कि उसने कोई आदेश दिया अगर किसी भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अधिकारी को, और उसने उसकी बात नहीं मानी, तो उसके अपने बात के नहीं मानने पर उसके अपने अवमानना का अधिकार दे दिया गया है। और अवमानना के तहत आप पढ़ चुके हैं क्या कि उसको 6 वर्ष की सजा या 2000 रुपया जुर्माना, दोनों में से कोई एक या दोनों से दंडित करने का उसे अधिकार है। और ये सिर्फ यही कारावास और आर्थिक दंड ही नहीं है, ये इसके बाद वो सारे सरकारी कामों से बाद में मुक्त हो जाएगा। न वो नौकरी का कोई काम कर सकता है और न ही वो राजनीति का कोई काम कर सकता है, यानी उसका पूरा जीवन उस देश के लिए खत्म। तो ये जो ऐसा पावर है, इसलिए आप देखिएगा कि अवमानना का जो केस चलता है, कोर्ट बहुत रेयर ऑफ रेयर में इसमें दंड देता है। बहुत लंबे समय तक बार बार अवमानना का केस चलाता है कि तुम काम कर दो, क्योंकि इसके दंड के बाद फिर उस व्यक्ति का जीवन हमेशा के लिए एक जिंदा लाश बन जाता है, किसी के योग नहीं रहता है। तो ये एक ऐसा दंड है जो उसके पास ब्रह्मास्त्र है, जिससे वो अपने सारे स्वतंत्रताओं की रक्षा कर लेता है। नहीं, ऐसा नहीं। उसके बाद और भी बहुत सारे हैं जो प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं। ये 5 ही रखिए, ऐसे 10 हैं, तो छोटे छोटे हैं जो अपने इससे उसमें समझाने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, अवमानना के न्यायालय में 2 बातें हैं। हम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड लिखें तो गलत नहीं है, हाँ नहीं, दोनों का ठीक है। हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, हाँ इसको ई सुधार देते हैं, इसको आप अभिलेख न्यायालय कह सकते हैं। तो अभिलेख न्यायालय नहीं लिखने के पीछे काउज ये था ना कि उसमें 2 तरह की बातें थी। एक बात यहाँ लागू नहीं हो रहा था कि वो जो भी निर्णय देगा वो निर्णय सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है, नीचे के न्यायालयों पर, तो वो यहाँ पर जरूरत नहीं है। उसका दूसरा जो अधिकार था कि अपने निर्णय के खिलाफ जो है वो दंड देने का अधिकार है, तो उससे वो अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करता है। अब हाई कोर्ट से रिलेटेड जो अंतिम टॉपिक आज के क्लास में,
जो इसका पूरा एक अलग सेक्शंस है, वो है पावर एंड फंक्शंस। तो जो सुप्रीम कोर्ट में पावर एंड फंक्शंस है, वही कुछ अंतरों के साथ इसमें भी है, जो उसमें हूबहू इसमें लागू नहीं होगा, इसलिए इसके पावर एंड फंक्शंस को अलग से पढ़ना अनिवार्य है। तो पावर एंड फंक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय के कार्य एवं अधिकार, कार्य एवं अधिकार, ठीक है। इसको अगर देखते हैं तो इसमें सबसे पहला जो इसका कार्य है उसको हम लोग बोलेंगे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। यानी प्राइमरी जुरिडिक्शन। जैसे उच्च सर्वोच्च न्यायालय ने देखा था कि प्राइमरी जुरिडिक्शन का मतलब क्या था, कि जो केस वहीं से शुरू होता है, उसके नीचे के न्यायालयों से उससे संबंधित बातें नहीं होंगी। तो उसी तरीके से यहां भी है कि जो केस यहीं से शुरू होता है, यानी लोअर कोर्ट या अधीनस्थ न्यायालय है, वहां आप उसको नहीं ले जा सकते। तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सांसदों और विधायकों के निर्वाचन से संबंधित विवाद, के निर्वाचन से संबंधित विवाद। इलेक्शन होता है तो इलेक्शन होगा तो उस इलेक्शन के प्रति विवाद भी खड़ा हो सकता है। दो तरीके की चीजें होती हैं किसी भी सांसद और विधायक के कंटेक्स्ट में, और ये भी आपको ध्यान देना चाहिए दोनों पर। एक तो होता है कि उसके इलेक्शन से संबंधित कोई डिस्प्यूट हो, और दूसरा कि उसके मेंबरशिप से संबंधित डिस्प्यूट हो। मेंबरशिप में कैसा, एंटी डिफेक्शंस लॉ, यानी दल बदल विरोधी कानून। तो ये दोनों अलग अलग हैं। दल बदल विरोधी से यदि उसकी सदस्यता का प्रश्न होगा तो इसका फैसला जो है वो हाई कोर्ट नहीं करेगा, इसका फैसला कौन करेगा, बट इसका फैसला जो है वो संबंधित सदन का अध्यक्ष करेगा। जैसे एमएलए का मामला हो तो विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली करता है, अगर लोकसभा का मामला हो तो स्पीकर ऑफ द लोकसभा करेगा। बाद में चल के न्यायालय ने फैसला दिया, निर्णय दिया कि इसका जुडिशियल रिव्यू कोर्ट कर सकता है, लेकिन किसी के एंटी डिफेक्शन लॉ के आधार पर आप केस कहीं नहीं कर सकते। उसका निर्णय करता उस सदन का चेयरपर्सन होता है। अब बात समझ में आई। लेकिन इलेक्शन हुआ और इलेक्शन में कोई मुद्दा आ गया
करप्शंस का, पैसा का हिसाब नहीं देने का या अपराध का कोई भी मामला हो सकता है। नहीं, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, पीपुल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1955 के किसी भी उपबंधों का उल्लंघन करने का, आप ऐसे समझिए। तो इससे संबंधित कोई भी केस होगा तो चाहे लोकसभा का मैटर हो चाहे राज्यसभा का हो, उसका प्राइमरी ज्यूरिडिक्शन जो है वो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट नहीं है। संबंधित क्षेत्र में राज्य में ही कोई लोकसभा का कंस्टिट्यूएंसी रहता है, निर्वाचन क्षेत्र रहता है, या विधानसभा का भी संबंधित राज्य में ही कंस्टिट्यूएंसीज या निर्वाचन क्षेत्र रहता है। तो जिस स्टेट में से उसका कंस्टिट्यूएंसी रिलेटेड है, उसी स्टेट के हाई कोर्ट में उसके इलेक्शन से संबंधित जो है कोई भी मुद्दा जाएगा। ये अधिकार जो हम पढ़ा रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त नहीं है। बात समझ में आई? और यहां पर वो ट्विस्ट करके क्वेश्चन आपसे पूछेगा और आप आज क्लास में इसको ध्यान दे करके नहीं रख रहे हैं, या इस पर होमवर्क नहीं किए हैं, या अपने मित्रों के बीच में डिस्कशन नहीं किए हैं, तो फिर निश्चित रूप से ये सवाल का जवाब आप नहीं दे पाइएगा। बात समझ में आई? इसके अलावा संवैधानिक प्रश्न का कोई भी मुद्दा होगा तो इसका फैसला लोअर कोर्ट नहीं करेगा, ये प्राइमरी ज्यूरिडिक्शंस में आता है हाई कोर्ट के। किसी स्टेट में कोई संवैधानिक मुद्दा आ गया, कॉन्स्टिट्यूशनल इशू आ गया, तो उस पर लोअर कोर्ट कोई केस ही एक्सेप्ट नहीं करेगा आपका, वो सीधा बोलेगा कि आप कहां जाइए, हाई कोर्ट। वहीं इसका शुरुआत होगा। तीसरा कि मौलिक अधिकार से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं उसकी शुरुआत जो है वो कहां होगी, हाई कोर्ट में होगी। सुप्रीम कोर्ट में भी होती है, लोअर कोर्ट में फंडामेंटल राइट्स से संबंधित जो है वो मुद्दा नहीं जाता है। मौलिक अधिकार के से संबंधित जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को समान अधिकार है, अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। बल्कि आगे बताते हैं हम कि हाई कोर्ट को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा अधिकार प्राप्त है। इसके पहले भी क्लास में बताए थे, फिर बताएंगे। और चौथा कि कोई भी दीवानी मामला हो, और दीवानी मामला हो उसमें कानून से संबंधित मुद्दा हो, विवाद से संबंधित नहीं कि प्रॉपर्टी मेरा है कि तुम्हारा। यह सत्र न्यायालय का काम, ये मतलब कि जो नीचे वाला न्यायालय है दीवानी का, उसका काम है। लेकिन दीवानी से संबंधित आधारभूत प्रश्न अगर आते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर राज्य सरकार द्वारा बनाया गया दीवानी से संबंधित, जमीन से संबंधित कोई कानून राज्य सरकार बनाती है, तो उससे संबंधित केसेस आपको होंगे, अगर वाद आपको दाखिल करना होगा तो आप किसी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में नहीं कर सकते, बल्कि उसके लिए हाई कोर्ट आना पड़ेगा। इसी प्रकार से बहुत सारी ऐसे दीवानी से संबंधित भूमियां थी जो ब्रिटिश पीरियड से चला आ रहा था। उसमें एक बहुत बड़ा भूमि था आपको बकाश्त, बकाश्त का नाम सुने होंगे, बिहार उससे सबसे ज्यादा प्रभावित था। मंदी के समय में, मतलब जब किसान परेशान था और वैसे हालात में सेठ साहूकारों से कर्ज लेकर के अपनी जमीन को गिरवी रख दिया और फिर वो छुड़ा नहीं पाया, जबकि जमीन उसी की थी। तो उस जमीन पे सेठ साहूकारों का कब्जा हो गया और ऐसी परिस्थिति में वो जमीन बकाश्त हो गई। तो एक नाम आप सुने होंगे, स्वामी सहजानंद सरस्वती। ये बिहार के बहुत बड़े
किसान नेता थे। यही गया के यदुनंदन शर्मा बेला जो रेलवे स्टेशन है वहां के थे। आज भी उनकी मूर्ति वहां लगी हुई है। ताजुब की बात यह कि जितने भी सब लीडर्स का नाम हम ले रहे हैं, कार्यानंद शर्मा ये बेगूसराय के थे, ये सब भूमिहार जाति से थे। कुछ लेक्चर्स में जाति का नाम लेना हमारे लिए अनिवार्य होगा कि उससे समाज में सुधार आ सकता है। हम किसी नकारात्मक सोच की वजह से नाम नहीं ले रहे हैं, वरना हम इसको अवॉइड करते हैं, बचते हैं। लेकिन जहाँ जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर हम ज़रूर लेंगे। तो ये सब 3-4 नाम, राहुल सांस्कृत्यायन, इसका भी नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये 3-4 नाम जो लिया हमने आपको, ऑल ऑफ देम आर भूमिहार कम्युनिटी। और जब आप, पहला नाम क्या लिए थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती का जब कैरेक्टर आप देखिएगा तो बहुत प्रभावित होइएगा। आसमान जमीन का आपको डिफरेंस दिखाई पड़ेगा कि वो खुद जमींदार थे, भूमि के मालिक थे, लेकिन उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भूमिहीनों के संघर्ष के लिए व्यतीत कर दिया। अपने जाति के पक्ष में वो खड़े नहीं हुए, लेकिन तारीफ की बात यह है कि उनकी जाति ने भी उनके इस कृत्य का विरोध नहीं किया कि तुम भूमिहार होकर के एंटी भूमिहार काम क्यों कर रहे हो। और स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में जहां जहां किसानों के साथ जुल्म होता था, चाहे वो निम्न जाति के हो, चाहे वो मध्यवर्ती जाति के हो, या चाहे वो उच्च जाति के हो। उच्च जाति के साथ तो भूमि के मामले में क्या बोलते हैं, शोषण नहीं हो सकता है, लेकिन हम समानता लाने के लिए एक शब्द जोड़ दिया। वास्तव में जो भूमि पर शोषण होता था या तो मध्यवर्ती जाति होती थी या निम्न जाति होती थी। तो वहां पर समस्या के समाधान के लिए ये क्या नाम, राहुल स्वामी सहजानंद सरस्वती खड़े रहते थे। और जब 1936 के इलेक्शंस हुआ विधानसभाओं का और बिहार में कृष्णा सिंह की सरकार बनी, तो कृष्णा सिंह खुद भूमिहार थे। उनके खिलाफ विधानसभा को घेरना और बकाष्ठ भूमि के खिलाफ कानून बनाने वाले यही थे, फिर नाम भूल गए, स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो एक पिकुलियर कैरेक्टर सहजानंद सरस्वती के रूप में दिखाई पड़ता है हम लोग को। आप लोग कुछ भी हो, उससे हमको बहस नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे महान नेताओं का आदर करना चाहिए, सबको करना चाहिए, और उसी को आदर्श मानना चाहिए कि असल जो राजनीति या प्रशासन या स्वतंत्रता संग्राम के महान विभूतियों के बारे में बात की जाती है, तो ये सब कैरेक्टर बहुत। और आज बकाश जमीन का जो मसला अगर हल नहीं होता तो बिहार गृह युद्ध में फंसा हुआ होता। और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस के आदमी थे वो, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार बनी उसके खिलाफ लड़े और अंत में कांग्रेस से रिजाइन दे दिया और फिर अध्यात्म की राह में चले गए। राजनीति से कोई मतलब नहीं, जबकि चाहते वो तो चीफ मिनिस्टर बन सकते थे, इतना उनका दबदबा यहाँ के बहुसंख्यक जातियों पर था। और अखिल भारतीय किसान सभा जो आप सुनते हैं वो उन्होंने ही 1936 में पटना में एस्टेब्लिश किया था। तो ऐसे ऐसे विभूतियां जो है वो आती हैं। तो दीवानी मामले में ये बात निकल गई थी और गलत भी नहीं निकली, और आपको जानना चाहिए कि इससे संबंधित जो बकाश जमीन का भूमि है वो अभी भी कुछ डिस्प्यूटेड है। तो इस तरीके का कोई विवाद आएगा तो हाई कोर्ट के प्राइमरी जुरिडिक्शन में आएगा, ये हम कहना चाहते हैं। वो बीच में स्वामी सहजानंद का हमने जानबूझ करके लिया ताकि आप बकाश जमीन के इंपॉर्टेंस को समझिए, उसके नेचर को समझिए, ठीक है। अब देखिए उसके बाद जो दूसरा
अधिकार है वो है न्यायाधीश। न्यायाधीश क्षेत्राधिकार, इसको अगर इंग्लिश में बोले तो रिट जुरिडिक्शन बोल सकते हैं। इसमें आपको सब याद है जो 3 रिट जारी होते हैं, लिख दे फिर से, हैं? सभी को याद है वो 5 रिट जो जारी होते हैं? लिखना पड़ेगा, ये छोड़ दे उसको। तो इसमें सारी चीजें आप जानते हैं कि 5 प्रकार के रिट। इसमें जो बातें आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय से अधिक अधिकार प्राप्त है। किसको? हाई कोर्ट को। सर्वोच्च न्यायालय से अधिक अधिकार प्राप्त है। हाँ, वो अलग बात है। और कैसे हम कह सकते हैं, सिंपल सी बात कि 5 जो न्यायाधीश हैं, 5 न्यायाधीश यानी रिट है, इसका क्रियान्वयन फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार के साथ साथ जो सामान्य कानून है, जनरल लॉ है, ठीक है, अगर सामान्य कानून के माध्यम से भी अगर किसी का फंडामेंटल राइट्स हनन हो रहा है तो उस पर रिट जारी कर सकता है कौन? हाई कोर्ट। जबकि सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करेगा वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स पे। तो ये जो 2 शब्द है, फंडामेंटल राइट्स और जनरल लॉ, इसी को आप याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ फंडामेंटल राइट्स पर रिट जारी करने का अधिकार है और हाई कोर्ट को फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ जनरल लॉ जो सामान्य कानून है, और यदि उसके माध्यम से भी किसी का अधिकार हनन होता है तो उसके विरुद्ध भी हाई कोर्ट जो है वो रिट जारी कर सकता है। और इस कारण से हम कह सकते हैं कि रिट या न्यायाधीश के मामले में सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा विस्तारित क्षेत्र जो है वो सभी हाई कोर्ट को प्राप्त है। इस ढंग से इसको एलोबरेट करेंगे। आपकी किताब में जो लिखी हुई बात है उसको आपको समझ में नहीं आता होगा, आप इस ढंग से आप एलोबरेट करेंगे तो, और या पढ़ेंगे फिर तो आपको फौरन समझ में आने लगेगा। ठीक है। तीसरा जो उसका अधिकार है वो है अपीलीय क्षेत्राधिकार। यानी अपीलाइट जुरिडिक्शन। तो अधीनस्थ न्यायालय से जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है, अधीनस्थ न्यायालय से दीवानी और फौजदारी जो भी मुकदमे हैं उसमें अपील का अधिकार उच्च न्यायालय के पास है। इसमें मामला ये था कि दीवानी में तो शुरुआत में कुछ लिमिटेशंस था, लेकिन अब अनुसंधान को छोड़ करके, यानी जिसमें सबूत पेश करने की जरूरत है उसको छोड़ के सबूत पेश करने का न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय है, जिला न्यायालय है। वहां आप अपना डॉक्यूमेंटेशन दिखला सकते हैं, ये देखिए इस भूमि के मालिक हम हैं, वो नहीं है।
और वो सब कुछ देख करके फैसला करेगा। लेकिन उसमें कानून का कोई भी पक्ष आएगा तो वो सब के विरुद्ध अपील आप कर सकते हैं हाई कोर्ट में, दीवानी के मामले में, या आपका कोई मामला राज्य सरकार के कानूनों से हो जिसमें राज्य सरकार एक पक्षकार है और उसमें कानून का विषय निहित है, तो आप उसकी अपील जो है वो हाई कोर्ट में कर सकते हैं। दीवानी मामले में ये है, जो बातें याद रखनी है आपको, कि अगर नीचे वाला न्यायालय 7 साल से अधिक की सजा देता है तब उसकी अपील आप उच्च न्यायालय में कर सकते हैं। 7 साल से कम की सजा होगी और यदि उसमें विधि का प्रश्न होगा, मैटर ऑफ लॉ होगा कि जिस तरीके से ये सजा हमको दी गई 1 या 2 साल का, हमको सजा से आपत्ति नहीं है, लेकिन उसमें जिस लॉ को पालन किया गया है, जिस विधि को अपनाया गया है, उस पर हमें प्रश्न है या उस पर हमें आपत्ति हो, ऑब्जेक्शन है, तो आप 7,000 से कम वाले मामले को भी लेकर के 7 वर्ष से कम वाले सजा को भी लेकर के आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये एक बार खींच दिया गया है, एक सीमा खींच दी गई है। अगर इसको गौर से देखिए तो क्रिमिनल केसेस में आप पर कोई भी फैसला लोअर कोर्ट में हुआ है तो आप कानून का प्रश्न उठा करके हाई कोर्ट में जा सकते हैं। पढ़ने के लिए इसको 2 भाग में बांट करके जो है वो बताया गया है। हाँ, बताना इसलिए जरूरी है कि हाई कोर्ट में जब आप केस लेके जाइएगा तो हो सकता है कि जो रजिस्ट्रार है वो ये कह दे कि आपको जो 1 साल की सजा मिली है इसमें कोई विधि का प्रश्न नहीं है, एक्सेप्टे नहीं करे आपको, आपके केस को। हाँ, तब बाउंडेशन है उसके लिए कि उसको देख नहीं है। अब बात समझ में आई? फौजदारी मामले में दूसरा मामला यह है कि यदि लोअर कोर्ट किसी को मृत्यु दंड देता है, कैपिटल पनिशमेंट देता है, यहां पर यह भी आप समझ जाइए कि मृत्यु दंड, कैपिटल पनिशमेंट कभी भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं देता है, ठीक है? क्योंकि वो सत्र न्यायालय नहीं है, सेशन कोर्ट नहीं है। वो सेशन कोर्ट ही ऐसा कोर्ट होता है जिसमें साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है, सबूत पेश किए जाते हैं और उस सबूत का एग्जामिन यानी परीक्षण होता है। बिना सबूतों के एग्जामिन या परीक्षण किए हुए आप कोई निर्णय नहीं दे सकते। और चूंकि जो साक्ष्य न्यायालय है, एविडेंस कोर्ट है, वो सत्र न्यायालय है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, इसलिए जो भी इस तरीके का विवाद होगा मर्डर का जिसमें मृत्यु दंड दिया जाता है, उसकी शुरुआत और सजा का अंत यही होता है। हाँ, अगर मृत्यु दंड दे दिया गया तो मृत्यु दंड देने के बाद उसकी पुष्टि हाई कोर्ट से करानी अनिवार्य है। चाहे जिसको मृत्यु दंड मिला है वो जाए हाई कोर्ट में या नहीं जाए, लेकिन डिक्लेरेशन ऑफ कैपिटल पनिशमेंट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज तभी करेगा जब वो हाई कोर्ट से इस जजमेंट का अप्रूवल ले लेगा, उसके पहले नहीं करता है। ये फर्क है कैपिटल पनिशमेंट में। बात समझ में आ रही है? देता है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, लेकिन अप्रूव करता है कौन? हाई कोर्ट। और इसके खिलाफ भी, यानी इस केस के खिलाफ भी, इस फौजदारी मुकदमे के खिलाफ भी आप हाई कोर्ट जा सकते हैं अपील में। वहां के निर्णय से अगर असंतुष्ट हुए तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये पूरी बात हुई, ठीक है? अब देखिए अगला जो पावर है वो सर्वेक्षण एवं नियंत्रण का। नियंत्रण क्षेत्राधिकार।
यानी सुपरविजन एंड कंट्रोलिंग जुरिडिक्शन। ठीक है, अपने के नीचे वाले न्यायालयों पर वो नियंत्रण रखता है। नियंत्रण और सर्वेक्षण करता है। सर्वेक्षण और नियंत्रण में डिफरेंस ये है कि सर्वेक्षण में वो उसके कार्यों को देखता है, जैसे काम स्मूथली हो रहा है कि नहीं, या जो न्यायाधीश की नियुक्ति हो रही है, या उसका ट्रांसफर हो रहा है, या नए न्यायाधीशों की बहाली हो रहा है, या पुराने न्यायाधीशों का पदोन्नति या प्रमोशन करना है। ये सब काम सर्वेक्षण के अधीन आते हैं। दूसरे शब्दों में, अपने नीचे वाले न्यायालयों का नियुक्ति, पदोन्नति, सेवा शर्तें, ये सब तय करने का अधिकार किसको है? उच्च न्यायालय। और नियंत्रण का मतलब क्या है कि कोई केसेस चल रहा है लोअर कोर्ट में और उसमें हाई कोर्ट को लगता है कि लोअर कोर्ट इस केस को ठीक से नहीं देख रही है, तो पूरा फाइल, पूरा केसेस वो अपने पास मंगा सकती है और मंगा के दो तरीके का काम कर सकती है। या उस केस में निर्देश दे सकती है कि कानून का मसला था वो मैंने हल कर दिया, अब सारे सबूत साक्ष्यों को देख के तुम फैसला करो। या फिर पूरा का पूरा केस ही वो देख सकता है। तो ये दोनों तरह का है। लास्ट जो अधिकार है उसको हम लोग न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार, जुडिशियल रिव्यू जुरिडिक्शन कह सकते हैं। तो संविधान में इसका कहीं प्रावधान नहीं है डायरेक्ट कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार है, लेकिन अनुच्छेद 13 और 228 में जो प्रोविजंस है और उस पर जो केसेस चले हैं उसमें ये उभर करके सामने आया है कि यदि संसद द्वारा या किसी राज्य विधानमंडल द्वारा कोई भी कानून बनाया जाता है या कार्यपालिका द्वारा, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द्वारा कोई भी रेगुलेशन बनाया जाता है और ये कानून और रेगुलेशन संविधान के मूल भावना से के विपरीत हो, अगेंस्ट द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो, या किसी का ये दावा है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो वो इस तथ्य का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है कि बनाया गया कानून या जारी किया गया रेगुलेशंस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है कि नहीं। अगर उसको लगता है कि व्यवस्थापिका ने, लेजिस्लेशंस ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून बना दिए हैं या कार्यपालिका ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल आदेश दे दिए हैं, तो न्यायालय इसका रिव्यू कर करके उसको असंवैधानिक घोषित कर सकती है। और जब उसको ऐसा असंवैधानिक घोषित कर देती है तो फिर व्यवस्थापिका के पास जो विकल्प रहता है वो सिर्फ एक, कि वो संविधान में उस उपबंध को ही समाप्त कर दे जिसके तहत ऐसा फैसला दिया गया है। लेकिन ऐसा वो नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि अगर बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है उसका ये काम, तो फिर उसको भी न्यायालय अवैधानिक घोषित कर देगी। तो आमतौर पे ये माना जाता है, ये देखा जाता है कि उच्च न्यायालय ने या सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी कानून को या किसी भी नियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया है तो फिर उस पर सरकार मौन हो जाती है या उस पर सहमति देती है और उसको स्वीकार करती है। तो ये पूरा का पूरा आपका खंड हुआ उच्च न्यायालय का। हम समझते हैं कि 2 क्लासों में हमने अच्छे ढंग से समझाया। अब अगले क्लास में हम मिलेंगे तो अधीनस्थ न्यायालय या न्यायपालिका से जुड़े हुए और भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उसको हम कोशिश करेंगे कि एक क्लास में ख़त्म करें। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।